नमस्कार, मीडिया बोल के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हम बात करेंगे चोटी कटवा प्रचार के मुद्दे पर, और भी इश्यूज़ हम कोशिश करेंगे इस सप्ताह के उठाने की कि कैसे मीडिया ने कवर किया, समाज को क्या संदेश गया, क्या क्या हो रहा है हमारे मीडिया में इन तमाम इश्यूज़ को लेकर। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ ओम थानवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ नेहा दीक्षित, बहुत तेज़ तर्रार युवा पत्रकार। शुरुआत नेहा हम आपसे करते हैं। भ्रष्टाचार बरसों से भारतीय समाज में, भारतीय सत्ता संरचना में, मीडिया में एक बहुत जो केंद्रीय विषय कुछ होते हैं उनमें एक रहा है। कई बार चुनाव जीते हारे गए इस पर। इस सप्ताह की बात हम केवल करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि पीछे के बहुत सारे दास्तां को निकालें, कहानियों को निकालें, लेकिन इस सप्ताह जो इश्यूज़ आए हैं उसमें गुजरात में विधायकों का एक दल से दूसरे दल में जाना, चुनाव से एन पहले राज्यसभा के, फिर कर्नाटक में वहाँ के ऊर्जा मंत्री पर छापा पड़ना जिन्होंने गुजरात से गए विधायकों को अपने यहाँ शरण दी थी। इस पूरे प्रसंग में आपको क्या लगता है कि वाकई हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार से लड़ रहा है या भ्रष्टाचार से खेल रहा है, और मीडिया इन दोनों के बीच कहाँ है? मेरे समझ से जिस तरह से पिछले हफ्ते करप्शन की बातें उठी हैं, मीडिया का हमेशा से और कुछ सालों से ये रोल बढ़ता जा रहा है कि बहुत सेलेक्टिवली कुछ करप्शन के मुद्दे उठाए जाते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि इसी पिछले हफ्ते ये बातें आई थी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स थे जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड कैप्चर किया हुआ है और उनके खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत हैं जो पेश किए गए हैं, मगर उसके बारे में कहाँ बात हो रही है। तो या पनामा पेपर की हम बात करें, अगर नवाज शरीफ पिछले हफ्ते उनको चेंज होना पड़ा, हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मीडिया को क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ एक साल पहले से इस तरह की पेपर्स आ चुके हैं जहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग जो सरकार के बहुत करीब हैं, जिनके नाम भी आए हुए हैं, उन लोगों को लगातार, जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई, बड़े कॉर्पोरेट, और जैसे कि उन लोगों के ऊपर उनको लगातार स्वच्छ भारत अभियान मिलता जा रहा है सरकार की तरफ से। अभी सुनने में आ रहा है कि जीएसटी के लिए भी वो प्रचार करेंगे। इस तरह का तो सरकार कुछ लोगों के बारे में, या और मीडिया की जो साठगांठ है, जो कॉर्पोरेट मीडिया की साठगांठ है, वो कॉर्पोरेट मीडिया कुछ मुद्दे तो उठा रही है। जैसे नीतीश कुमार के केस में उन्होंने उठाया, अच्छा लालू कितने करप्ट हैं ये वो, मगर जो बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके बारे में मीडिया उतना इक्वली ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और जो कॉर्पोरेट मीडिया का इसमें जो रोल है वो भी हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि मीडिया चुनिंदा है, और इस चुनिंदा होने के कारण क्या आपको लगता है कि करप्शन के खिलाफ जो एक संघर्ष की बात है या लड़ाई की बात है या उसके उन्मूलन की बात है, क्या इसमें कोई मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसमें एक दो पॉइंट से मैं समझाना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं इंडिया की कॉर्पोरेट मीडिया ज़्यादातर अपर क्लास या मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है। उनके लिए बहुत सिंपल सा ये आप दिखा दें कि करप्शन है, करप्शन का मुद्दा है, मगर करप्शन किन चीज़ों से हो रहा है, क्योंकि समाज में हाशियाकरण बढ़ रहा है, दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो करप्शन की बातें हो रही हैं, आप करप्शन बोल दीजिए, बस आपको टीआरपी आ गई और लोगों ने देख लिया, और किसी में इतना कोई उत्साह नहीं है कि वो जाने कि उसका डीप रूट में क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। ये कॉर्पोरेट मीडिया का ये स्वरूप है, वो अंदर जाकर जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाना चाहते हैं। ओम थानवी, ये जो नेहा कह रही हैं उससे एक बात तो निकलती नज़र आ रही है कि भाई जिस तरह हमारे मुख्यधारा मीडिया के बड़े हिस्से के लिए जिस तरह अपराध एक विषय है जिस पर टीआरपी मिलती है, क्रिकेट एक विषय है, सेलिब्रिटी एक विषय है, ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार भी एक विषय बनता जा रहा है। समस्या नहीं, चुनौती नहीं, मुद्दा नहीं, एक ऐसा विषय जिस पर खेल जाओ, जैसे न्यूज़ की भाषा होती है न्यूज़ रूम की इन दिनों टेलीविज़न में, यार इस विषय को लेकर खेल जाओ। तो क्या करप्शन से केवल खेला जा रहा है? करप्शन को समझा नहीं जा रहा है, न समझाया जा रहा है कि वो कहाँ है, संरचना में है या व्यक्ति में है, शैली में है या कंटेंट में है, कहाँ है?
देखिए, भ्रष्टाचार की एक तो जो परिभाषा जो है ना, हमारे यहाँ भ्रष्ट आचरण का मतलब मान लिया है कि अगर कोई रिश्वत लेता है, पैसा लेता है या ऐसा पैसा जिसका उस पर अधिकार नहीं है या देता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार जो है सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। आचरण जो है, राजनीति में जब आप शुचिता की बात करते हैं, सच्चरित्रता की बात करते हैं, तो उसमें कई छायाएं जुड़ जाती हैं। जैसे अभी नीतीश के मामले का जिक्र नया जी ने किया, तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से जो भी नाता तोड़ा, ये कह करके कि वो भ्रष्ट हैं। हालांकि वो तो हास्यास्पद बात थी, जो भ्रष्टाचार है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो भ्रष्टाचार के आरोप उन पे पहले थे, वो जेल जाके आ चुके हैं। उनके साथ उनको जुड़ना ही नहीं चाहिए था। महागठबंधन आपने किया, सरकार आपने चलाई, तो बेटों को आपने जो है मंत्री पद नवाजा। वो तो हर कोई जानता है कि कारण दूसरे थे, भाजपा की गोद में उनको जाके बैठना था। पर अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार ने, चूँकि जिस दलील से वोट मांगे कि हम दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए काम करेंगे, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, उनके नाम पे वोट नहीं मांगती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको वोट मिला। अब आपने उन लोगों को दगा दे करके अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना तय किया, तो ये भी तो भ्रष्ट आचरण है ना। तो भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार अपनी गिरा रहे हैं और भ्रष्टाचार करके आप दूसरी सरकार बना रहे हैं। इस भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं कर रहा है कि भ्रष्ट आचरण का दायरा बढ़ता है। पैसे का लेन देन एक जगह है, एक बात। दूसरी बात, जो सांप्रदायिकता है, उससे खराब आचरण जो है वो राजनीति में क्या हो सकता है। तो इसी मामले में अगर आप बात करें तो आप चोर के साथ जाते हैं और दूसरा आप जो है किसी हिंसक व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो हिंसा में भी जो दौर है, इस दौर में हिंसा का जो दायरा है वो हत्याओं तक बढ़ रहा है। तो आप चोरी की बात करते हैं, बिल्कुल बुरी बात है। आप रिश्वतखोरी की बात करते हैं, निश्चय बहुत बुरी बात है। लेकिन जहाँ हत्या, हिंसा, सांप्रदायिक जो है वो तनाव पैदा करने वाली ताकतें हैं, उनके साथ तो ये भी भ्रष्टाचार का ही आचरण है और बड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार को सिर्फ रिश्वत लेने देने का मामला न माना जाए, बल्कि उसका दायरा बढ़ा के अगर आप देखेंगे वो बहुत खतरनाक दौर और घेरे में चला जाएगा, जहाँ तक हमारा मीडिया जाता नहीं है, जाना नहीं चाहता है। अभी जैसे एक हमने देखा है कि जो एक सदस्य कोई है किसी पार्टी का, अचानक वो पार्टी बदल देता है, अचानक वो नॉमिनेट हो जाता है किसी बड़े हाउस के लिए। इस पर मीडिया में उतना बड़ा सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर विधायकों को कोई शरण दे रहा है बचाने के लिए कि भाई उनका डिफेक्शन और ना हो जाए, तो वहाँ पे छापा पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस पर छापा पड़ा वो करप्ट नहीं होगा, ये हमारे पास कोई इसका सबूत फ़िलहाल नहीं है। हम तो जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या मुद्दे का डाइवर्जन या मुद्दे का भटकाव क्या मीडिया की नज़रों से ओझल हो जाता है? नहीं, आपके सवाल में दो पहलू हैं। एक तो ये है कि लोगों को लुभाया जा रहा है कि वो दल बदल देंगे, आपके हक में जो है वो मतदान करें। तो ये तो आया राम गया राम की जो परंपरा है, जो अब वो आया कुमार नीतीश कुमार हो गई है ना। तो ये तो बहुत पुरानी चली आ रही है। इस देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दल बदलने का काम नहीं किया? लेकिन दल बदल विधेयक हमारे यहाँ बाकायदे है और उसको 2003-2002 के दौरान और स्ट्रॉन्ग किया गया। उसके विधेयकों को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। हाँ, लेकिन उसमें भी लोग रास्ता निकाल रहे हैं। अभी आप देखिए गुजरात में क्या हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन उसमें पैसे का लेन देन है या आपको कुछ और चीज़ सौंपने की बात है, हम नहीं जानते क्या है। लेकिन दूसरा जो पहलू आपने कहा कि इस्तेमाल करना सरकारी इदारे का, संस्थाओं का, तो वो सीबीआई से लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक जो है वो कांग्रेस भी पहले करती रही है, ये भी करते हैं। तो ये जब उनको लगता है कि कोई व्यक्ति अब इनके हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो कोई नई चीज़ तो नहीं है कि वो कर रहा है, आप भी ये करते रहे हैं। लेकिन अब आप उस व्यक्ति को डराने के लिए, और मज़े की बात देखिए शिव कुमार के मामले में जो फेक न्यूज़ की बात करते हैं वो बिल्कुल इफरात में बटी है खूब। यानी सोशल मीडिया के जरिए, जिस पे कोई काबू जो है इस देश में कोई कानून लगा ही नहीं पा रहा है, उसमें जो उसके घर से बरामद नहीं हुआ
किसी और जगह से 1 साल पहले बरामद हुआ, दिल्ली में एक वकील के घर से, उसका वीडियो उसके नाम से चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई दूध का धुला आदमी होगा, लेकिन आप बहुत संक्षेप में कि क्या एक ट्रेंड यह भी इन दिनों देखा जा रहा है मीडिया में कि करप्शन विपक्षी दायरे में ही केवल दिखाई दे रहा है कि भाई जितने, जब से तमिलनाडु है, जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है, जैसे कर्नाटक है, जैसे आपका दिल्ली भी है, दिल्ली और यूपी भी, जब यूपी में हाल तक भी सरकार थी दूसरे दलों की, तो केवल वही जो विपक्षी खेमे हैं, केवल करप्शन की सारे जो मामलात हैं वहीं देखे जा रहे हैं। व्यापम, ललित गेट, पनामा या छत्तीसगढ़ में जिस मंत्री की ज़मीन हड़पने की बात ही कर रही हैं, ये सारे मामले किसी एक अखबार में कभी आए, किसी एक न्यूज़पेपर में कभी छपे या वेबसाइट पर आए और इसके बाद बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब। डिस्कशन टेलीविज़न चैनलों पर बिल्कुल इन पर नहीं होता। ये क्या है ट्रेंड? पहले तो ये होता था कि लोग सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, निशाना सरकार रहती थी। अरुण शौरी, इंदिरा गांधी एज कॉमर्स, है ना। लेकिन अब हो ये रहा है कि सत्ता और मीडिया उसका तो ज़बरदस्त गठबंधन है और उसमें न केवल जी न्यूज़ या अंबानी के चैनल 18 वगैरह इस तरह के, उसका दायरा इतना बढ़ चुका है, ETV और तमाम जिसको आप कहें, लेकिन उसके साथ साथ वो जो कि उस सरकार की गोद में बैठे हुए चैनल नहीं माने जाते हैं, वो भी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी पर सहारा बिरला मामले में अदालत क्या करेगी, कब करेगी, छोड़िए, आप अदालत की परवाह नहीं करते थे, आप अपनी खोज करते थे, तथ्यों को लेके आते थे। तो प्रशांत भूषण ने जितनी खोज की, उसी खोज के आधार पे और खोज को आगे बढ़ाने का काम किसी मीडिया ने नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता की तरफ अब आप नहीं देखते हैं, अब आपको विपक्ष का भ्रष्टाचार नजर आता है। तो नेहा, ये जो विपक्ष का भ्रष्टाचार मीडिया को केवल दिखता है, पहले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो पत्रकार या संपादक लिखते थे उसे माना जाता था कि एक बहुत बड़ा करेक्टिव मेजर्स इस व्यवस्था को बेहतर करने की, सत्ता संरचना में एक आलोचनात्मक रुख या अख्तियार करने की, ये सब बातें गिनाई जाती थीं। ये भी गिनाया जाता था कि इससे सबको सबक मिलेगा। लेकिन आजकल जैसा ये कह रहे हैं कि विपक्ष पर ही सारा, विपक्ष को ठीक करने में लगा हुआ है मीडिया, सरकार भी और मीडिया भी। दूसरा लेकिन पहलू, जैसे इन्होंने कहा कि बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं, लेकिन लोकपाल विधेयक पारित होने के बाद भी आज तक लोकपाल नहीं बना, जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन अपने देश में हो गया। खासकर दिल्ली से शुरू हुआ, मुंबई में गया, पटना में गया, कई जगह दूसरे तीसरे गांधी भी अवतरित हो गए। तो ये जो पहलू है ये भी मीडिया में नहीं उठ रहा है। आपने इस बात में दो पहलू हैं। जैसे कि ओम जी ने कहा कि हम लोगों को शुरुआत की पत्रकारिता की ट्रेनिंग में ये कहा जाता था कि जर्नलिस्ट का काम होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना। तो जैसे कि था कि हम सरकार के बारे में रिपोर्ट करते थे, क्या गलत हो रहा था। आज अगर आप सरकार के किसी घोटाले या किसी चीज़ के बारे में बात करें तो आपको कहा जाता है एंटी नेशनल। तो ये जो इस तरह का जो शब्द बना दिए गए हैं कि आप सरकार को क्रिटिक ही नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे बात आई थी नोटबंदी के टाइम में, कितनी रिपोर्ट्स आई थी कि जो है बीजेपी के दफ्तरों, बीजेपी पार्टी ने बिहार में कितना सारा ज़मीन खरीद ली थी, यूपी में बहुत सारी बाइकें खरीदी गई थी बीजेपी ने। ये सारी बातें जैसे आपने कहा एक बार आई और उसके बाद उसका डिस्कशन नहीं हुआ। एक बात और ये भी कहना चाहूँगी, ऑपोजिशन के साथ साथ मेरे ख्याल से मीडिया के अंदर भी एक वर्ग और जाति के आधार पर वो अंतर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, सबको पता है कि मीडिया में कितनी बार दिखाया गया कि मायावती ने हीरे पहन लिया, इतने हीरा पहना हुआ है। मगर क्योंकि मायावती एक दलित महिला थी और ऊपर उठ कर आई तो उनके तो हीरे दिखाई दे रहे हैं। मगर जो हमारे पार्लियामेंट में जो बड़े बड़े घरानों से आई हुई महिला पॉलिटिशियंस, जब वो हीरे पहन के आती हैं, महंगी साड़ी पहन के आती हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाई देता है। तो मुझे ये भी लगता है कि वर्ग और जाति के आधार पर भी मीडिया का ये इस तरह से अंतर करना, और फिर वो ऑपोजिशन में हो तो और भी ज़्यादा। जैसे आप जो कह रही हैं, मैं अगर एक लाइन जोड़ूं कि अब तक भ्रष्टाचार के जो कुछ प्रतीक पुरुष जी या प्रतीक महिलाएं जी, शिबू सोरेन, सूरज मंडल जी, शशिकला, लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला, भुजबल साहब, बंगारू लक्ष्मण बीजेपी से, तो ये कुछ प्रमुख
लोग हैं जो भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष या प्रतीक महिलाएं हैं, लेकिन आपका जो जाति परिप्रेक्ष्य है या जाति पृष्ठभूमि जिसको आप महत्वपूर्ण बता रही हैं, वो जरूर इस पर चस्पा होती है। जी ज़रूर से, क्योंकि आप शिबू सोरेन को देख लीजिए, वो ट्राइबल हैं, या मायावती की बात हो रही थी, वो दलित है। तो इन सारे शायद ये मालूम नहीं था कि ईमानदार कैसे बने रहा जाता है। हाँ, वो इमेज नहीं दिखा सकते हैं उस तरह से। उसी तरह लालू यादव के बारे में हमेशा यही होता है, अरे भैंसे लेके घूम रहे हैं, घर में इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, देखो राबड़ी देवी ने क्या पहन लिया है। इस तरह का जो ये तरीका है, उसमें फिर हमें वही बात पे आ जाएंगे कि कॉर्पोरेट मीडिया चाहती ही नहीं है, वो हमेशा जो मिडिल क्लास अपर कास्ट लोगों का जो दुनिया के प्रति रवैया है, उसको केटर करने के लिए इस तरह से न्यूज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो दोनों का एक रिलेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत सारे समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और जिस तरह का चुनाव सिस्टम है, हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम है, वह भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत है। क्योंकि इतने महंगे चुनाव, इतना कारपोरेट थैली उसमें आती है कारपोरेट की तरफ से, कि छोटे छोटे मझोले जो क्षेत्रीय दल हैं वो तरह तरह की चालबाजियाँ या धूर्तताएँ या छोटे छोटे भ्रष्टाचार करने के लिए शायद अभिशप्त हैं, क्योंकि उनको बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए पैसा उगाना पड़ता है। तो चुनाव सुधार एक बड़ा ज़रूरी कदम ऐसे लोग मानते हैं जिनका कहना है कि करप्शन को फाइट आउट करने के लिए लोकपाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव सुधार। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मीडिया में जो बहस चुनाव सुधार पर होनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई देती। जी, जिस तरह से जैसे अभी पूरी बात हो रही थी कि आरटीआई के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, उसमें से शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी थी जो अग्री किया इस बात को ये बताने के लिए कि हमारा सोर्स क्या है पैसे का। अगर वो सोर्स सामने आ जाएगा तो अगर आप सच में करप्शन को एड्रेस करना चाहते हैं तो अब वो देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग जाकर सरकार बना रहे हैं। उसके अराउंड कितनी डिबेट हुई है, उसके अराउंड सहमति बनाने की मीडिया ने कोशिश करी है कि नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इस दौर में एक और भी बात आ रही है कि केवल नेताओं पर करप्शन के दाग पहले कारपोरेट पर भी होता था, पहले नौकरशाहों पर भी होता था, लेकिन इधर अगर 2-3 सालों में हम देखें तो कारपोरेट और नौकरशाह बिल्कुल कहीं से उन पर कोई इल्ज़ाम या कोई आरोप या कोई रिपोर्ट नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कुछ नेता भी बहुत थोड़े इन्हें गिने। जबकि नेताओं में तो आप मान के चलिए कि ज़्यादातर इन दिनों में आप मतलब उनको उस रूप में न कहिए कि वो जो है पैसा बना रहे हैं, लेकिन उनके पास कहीं न कहीं से कुछ स्रोत तो ज़रूर है। हमने देखा कि बड़े बड़े मंत्री जब और ऊंचे पदों पर चले गए हैं, उनके पास में पेट्रोल पंप और इस तरह से स्थायी आय के उनके पास में साधन हैं। अब कोई कह सकता है कि इसमें तो कुछ गलत नहीं था अगर उन्होंने जो है वो पेट्रोल पंप अपने परिवार में 4 सदस्यों के नाम पे अलग अलग जगहों पे अगर आवंटित करवा लिए हैं। सवाल ये है कि आपरम तो नहीं करवा सकते हैं, तो उनके पास स्थायी आय के इस तरह के कई जो हैं जरिए हैं जिनको आप भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, फिर भी वो भ्रष्ट आचरण के जरिए हासिल हुए हैं, क्योंकि आपको सीधे सीधे उसका अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि इस देश में आम तौर पे छुटभइये राजनेता के पास भी आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलती है। वो कहाँ से आती है? तो हम कहते हैं कि उसके पास तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, उसने कोई रिश्वत नहीं ली है, उसके चरित्र में वो भ्रष्ट आचरण शरीक है जिसमें वो काफ़ी कुछ जुगाड़ करता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसा आता है। तो मेरे कहने का इसलिए मैंने एक बहुत सोच समझ के कहा कि ज़्यादातर राजनेता जो हैं वो इस तरह के भ्रष्ट आचरण से ही पनपते हैं। वो इसीलिए वो राजनीति में आते हैं क्योंकि उनको इस तरह से अब हमें नहीं पता क्या रास्ते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली, उनकी आय के स्रोत, उनकी गाड़ियाँ, ये सब आपको अचानक लगता है कि बढ़ गई। और थानी साहब, ये जो भ्रष्टाचार का पूरा की महामारी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप कहें तो पंचायती राज को देखिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन आप गाँव में जाइए, कस्बों में जाइए तो वहाँ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, पहले प्रधान साइकिल पर चला करता था, आज वो इतनी बड़ी गाड़ियों पर चलता है, इतना बड़ा झंडा लगाता है, अपना नेम प्लेट लगाता है गाड़ी पर, पार्टी का झंडा लगाता है। करप्शन का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, नीचे तक गया है। तो जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ रहे थे, उसने इस व्यवस्था के तमाम जो चेहरे हैं, क्रूर चेहरे, विरूप चेहरे, उनका एक तरह से हर जगह बंटवारा हो गया है। लेकिन हम भ्रष्टाचार के बाद एक चोटी कटवा प्रचार पर चलते हैं।
एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं की बात है, उनकी करप्शन की तो बात होती है या नहीं होती है, मगर मीडिया के करप्शन के बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पहले अचानक से सारे रिपोर्टरों को आईफोन मिल जाते हैं, सबके जो है सरकारी घर जो अलॉट होते हैं उसका रेंट माफ़ हो जाता है, जिस तरह से ओम जी ने कहा कि गाड़ियाँ मिल जाती हैं। हालांकि सरकारी रेंट पर जो मकान है वो बहुत सीमित हैं जी, और आमतौर पे उनका किराया भी बहुत कम है। सरकारी मकान में रहते ही क्यों हैं वो? लेकिन बहुत सारे, आप बिल्कुल सही करें, बहुत सारे स्टेट्स में भारी संख्या में आवंटन है। मैं केंद्र की बात कर रहा था, यहाँ कम है, लेकिन स्टेट्स में तो कई स्टेट्स जमीनें दी गई हैं, प्लॉट दिए गए हैं, लेकिन ये मुद्दा मीडिया में है बिल्कुल। लेकिन हमारे पास समय चूंकि कम है, तो हम डिजिटल इंडिया में छोटी कटवा इस पर आते हैं, और नेहा आपसे ही शुरू करते हैं। हमने ये कोई नया नहीं है, हमने गणेश जी को दूध पीते हुए देखा 1995 के आसपास, कुछ ही दिन बाद चुनाव होने थे, उसी दौर में हुआ था। फिर मंकी मैन देखा, मुंह नोचवा देखा। 2002 के में खासकर गुजरात के दंगे के बाद कुछ ही महीने बाद हमने देखा कि कई शहरों में, उत्तर भारत के कस्बों में अजीब अजीब तरह की हरकतें करता हुआ एक चरित्र पेंट किया गया, मीडिया में प्रचारित हुआ। तो इस बार जो ये आया है छोटी कटवा, इस पूरे प्रकरण को कोई शिनाख्त नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई सरकारी ऐलान नहीं, लेकिन मीडिया में हिंदी में एक एक पेज इस पर छप रहा है। कैसे देखती हैं? हमें ये बात, जैसे आपने कहा, ये बात देखनी पड़ेगी कि एक जो सरकार है, और क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली या एमपी का मामला नहीं है, अब तो राजस्थान से भी बातें हो रही हैं, यूपी से भी ऐसे अफवाहें आ रही हैं। क्या एक वैज्ञानिक अप्रोच है सरकार का या नहीं है? संविधान में तो है, मगर जो सत्ता में लोग हैं, क्या वो उस विज्ञान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो जहाँ अगर आप ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी तो जो है पुराणों में लिखी है और गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, वहाँ पे चोटी कांड जैसी अफवाहें फैलाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है चोटी कांड की वजह से महिलाएं जो है घर के अंदर सो रही हैं, गर्मी का वक्त है, तो छोटे छोटे घरों में, क्योंकि ये सारी बातें गाँव से या झुग्गियों से आ रही हैं, कमरे के अंदर सो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बाहर मेहंदी का हाथ लगाओ और गोबर और चंदन या चंदन लगाओ, नींबू मिर्च लटकाओ, या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि आसपास में जो बिल्लियां घूम रही हैं उनको मार मार के लोगों ने ऐसी फोटोएं लगाई हुई हैं। तो इस तरह की अफवाह उड़ाना, और मीडिया का जो रोल है, आज ही पढ़ रहे थे एक रिपोर्ट, उसमें ये लिखा था कि ऐसा माना जाता है कि कोई शैतानी ताकत आकर ऐसे करती है, मगर पुलिस इस बात को नहीं मानती है। अब मीडिया को इस बात का अफसोस है कि पुलिस शैतानी ताकत में नहीं मानती है, तो ये किस तरह की, पुलिस और प्रशासन माने कि शैतानी ताकतें हैं, ये मीडिया कह रहा है, ये मीडिया कह रहा है। तो अगर इसी तरह का रवैया है, तो ये इस तरह की अफवाह फैलाना और लोगों को परेशान करना, भयभीत करना, तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। लेकिन थानवी साहब, पहले हम लोग कहते थे कि अज्ञान का आनंद लोक कुछ राजनीतिक धार्मिक संगठनों में हो सकता है, तो क्या अज्ञान का आनंद लोक मीडिया में भी आ गया है? अंधविश्वास का अंधेरा, आई मीन चूँकि मीडिया में हम देखते हैं कि हनुमान जी का उड़ता हुआ खड़ाऊँ, या देखते हैं कि सीता जी की रसोई, या फिर देखते हैं कि अचानक नाग नागिन मिल गए, जुगों जुगों से साथ हैं, और फिर वो आ गए, फिर किसी के एक बेडरूम में घुस गए, वहाँ बदला ले रहे हैं। तो ये कहानियाँ जो टेलीविज़न के पॉपुलर हिंदी चैनलों पर चली हैं, तो क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास इस कदर मजबूत हो गया है कि ये सब चीज़ें लॉजिकल दिखने लगी हैं? देखिए, चैनल तो बदमाशी करते हैं। चैनल का काम जो है वो तो बेईमानी करना है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ बिकती है, इससे हमको विज्ञापन मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो तो उनका धंधा है। वो जानते हैं उसमें जो लोग बैठे हैं उस स्तर पे, तो वो लोग, उनको मालूम है कि हम झूठ का प्रचार कर रहे हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं। वो जब से ये नया जो है कारोबार चला है टीवी चैनलों का, वो इसी वजह से ज़्यादा आगे बढ़ा है। और जो अच्छे खासे चैनल थे उनको भी बाद में गिरना पड़ा, यानी उनको भी भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ें देनी पड़ी। एक ज्योतिषी को बिठा रहे हैं, उसको बिल्कुल आप गंजा करके और उसकी चोटी बांध करके उसकी चोटी को आगे ला के, और मतलब पूरा ड्रामा उससे करवाते हैं,
जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो डराने का काम ज्योतिषी हमेशा आपके डर का ही फायदा उठाते हैं, या तो डराते हैं या आपके डर का फायदा उठाते हैं। ये सब काम हो रहा है, लेकिन जो नीचे के स्तर पे बहुत छोटे छोटे आप देखिए अखबारों के संस्करण इतने निकलते हैं और उनमें स्टिंगर्स काम करते हैं, वो बहुत पेशेवर पत्रकार नहीं होते हैं, उनके जरिए जो ये अफवाहें आ रही हैं वो उनको सचमुच या तो मानते हैं या उन्हें बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक तो वो जो चालाकी से कर रहे हैं जो टीवी वाले, और एक जो नासमझी में ये हो रहा है, इस अज्ञान में जो हो रहा है। ये तो अभी राजस्थान में तो मैं जब अभी 2 महीने पहले गया था तब ये चोटी वाला मामला चला हुआ था, नहीं लेकिन उसके बाद में वो ठंडा पड़ गया, पड़ता ही है जी। लेकिन ओम थानवी, हमारा ये सवाल है कि हमारे देश में अंधविश्वास रोकने, अखबारों में उसको छापने, टेलीविज़न में दिखाने के खिलाफ कानून है, बाकायदा कानून हमारे पास है। क्या उसका इस्तेमाल देखिए होता है या नहीं हो? अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कानून की बात करते हैं, इस देश में ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल होगा हमारी बिरादरी में भी जो वार त्योहार का ख्याल न करते हों, जन्म पत्रियों पे भरोसा न करते हों, शादी ब्याह करते हुए गोत्र को न मिलाते हों। वो कुल मिला करके अंधविश्वास में ये देश जकड़ा हुआ है। दिग्गज राजनेता अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद में मुहूर्त निकाल करके उस खास घड़ी में संसद तक में पहुंचने का, उनके पास में शपथ लेने तक का, तो ये तो अंधविश्वास में तो बहुत दूर दूर तक जकड़न है। तो क्या माना जाए नेहा कि ये जो अंधविश्वास है या इस तरह की चीज़ें प्रचारित हो रही हैं, क्योंकि अपने देश में तो ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ हुआ, चीन को रोकने के लिए जाप हो रहा है, तो आई मीन ये सब चीज़ें क्या हमारे देश में जो सिस्टम है उस सिस्टम को चलाने वाले लोग क्या वो पसंद कर रहे हैं और मीडिया उसका पार्ट बन गया है सिस्टम का? इस अज्ञान अंधविश्वास को आधी रात को संसद के लिए भी कोई कहता ही होगा कि आधी रात को संसद का सत्र जो है कोई न कोई कहता होगा। नहीं, वो तो जोड़ते हैं आज़ादी के पहले दिन जब नेहरू ने भाषण दिया था, उससे जोड़ा जाता है, उससे भी जोड़ा जाता है। लेकिन उनके पीठ पर ऐसे लोग भी सवार हैं जो कहते हैं कि इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। जी नेहा कुछ कहें। जो पिछले 3-4 सालों में 3 लोगों का जो मर्डर हुआ, पानसारे, कालबुर्गी और दाभोलकर, वो एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, रैशनलिस्ट सोसाइटी के साथ काम करते थे। उनका जो मर्डर हुआ तो जो अक्यूज्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिंदुत्ववादी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। वो जो हिंदुत्ववादी ग्रुप जो मर्डरर्स हैं, अक्यूज्ड हैं, उनका ताल्लुक़ हमारे सत्ता से इस वक्त क्या है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जब उन लोगों का मर्डर हुआ, क्या मीडिया ने जिस तरह से फालतू की चीज़ों पे वो प्राइम टाइम डिबेट करते हैं, क्या उन्होंने एंटी सुपरस्टिशन बिल पे डिबेट किया? क्या उन्होंने उसके बारे में बात करी? नहीं करी। उसी तरह से जब जैसे ये चोटी कांड निकला है, इसमें जो हमारे पास खबर आई कि आगरा में 85 साल के दलित महिला को मार दिया ये कह के कि डायन है और यही सबके चोटियाँ काट रही है, तो डायन प्रथा के बारे में भी जो है किसी ने इस वक्त फिर से बात नहीं करी। डायन प्रथा के खिलाफ एक और बिल बनाया गया था जिसको किसी ने अभी तक उठाने की ज़रूरत नहीं समझी है। झारखंड में बहुत बड़ा प्रकोप इसका था जिसके खिलाफ वहाँ अभियान भी चलाया आदिवासी संगठनों ने। बिल्कुल, बल्कि एनसीआरबी की डेटा ये बताती है कि हर तीसरे दिन एक औरत को इस देश में मारा जाता है डायन कह के। और डायन कई सारी जो स्टडीज़ हुई हैं ये भी बताया गया है कि डायन प्रथा का इसलिए भी इतना ज़्यादा पॉपुलर किया गया क्योंकि बहुत सारी विधवा औरतें या बूढ़ी औरतें, उनको डायन कह के ये मार दिया जाता है क्योंकि जो संपत्ति है वो लोगों को उनको ना मिले और हड़प ले। तो इसके बारे में भी डिबेट नहीं हो रही है। तो जो मुद्दे हैं, मीडिया फ़ायदा उठा रही है कि इस तरह की अफवाहों को और इस तरह की कुरीतियों के बारे में बात करके, ना कि उसके बारे में जो हमारे सरकारी तौर पे हमारे पास कानून है उसके बारे में डिबेट करके, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। यहाँ एक और मुद्दा चलते चलते हम उठाना चाहेंगे। अभी देखा गया कि चंडीगढ़ में एक घटना घटी जिसमें एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी की बेटी अपनी गाड़ी को लेके जा रही हैं अपने घर की तरफ और उनका पीछा होता है कई किलोमीटर तक। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है, थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसको पकड़ा गया उसको तत्काल छोड़ दिया गया, डाइल्यूट कर दी गई केस। लेकिन हम इस पर नहीं जा रहे हैं अपराध पर, वो काम प्राइम टाइम वालों का है। लेकिन हमारा सवाल है कि सोशल मीडिया पर उस घटना के बाद से जिस तरह का उस लड़की के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चालू हुआ है, आई मीन जो क्राइम करने वाला अभियुक्त है, जो इस अपराध में लिप्त लोग हैं,
उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं, और लगातार अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पर कि वो लड़की के खिलाफ अभियान हो, अभी उसके चरित्र को लेकर, उसके परिवार को लेकर। आई मीन, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप ये देखें तो जैसे इस लड़की के बारे में भी बात है, उसके फेसबुक के अकाउंट से कितनी सारी फोटोएं निकाल के दिखाई गई हैं कि अरे ये पार्टी कर रही है, ये बाहर घूम रही है, ये ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, तो इसके साथ तो ये होना ही है। तो मीडिया का भी क्या रोल है? ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब इंद्रानी मुखर्जी का केस आया था तब भी इंद्रानी मुखर्जी के अकाउंट से फोटो निकाली जा रही थी लगातार। वो ठीक है जो उन्होंने किया या नहीं किया, मगर जो हम सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह से जज बन जाते हैं लोगों के, उसका बहुत बुरा प्रभाव है। ओम, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सच है। मेरा कहना यह है कि अगर कोई बहुत प्रभावशाली नेता वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ किसी ने लिखा है सोशल मीडिया में, तो वो तो गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार, इसमें लड़कियां गिरफ्तार हो गई थी। और इसमें यह है कि व्यक्ति प्रभावशाली है, इतना ही है कि मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि IAS अफसर है, लेकिन उसमें और कई धाराएं जो लग सकती थी, जो गैर जमानती होती, वो नहीं लगी हैं। जाहिर है कि जो दबाव है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका मुख्य प्रशासक जो है वो पंजाब का राज्यपाल ही होता है, और राज्यपाल हमेशा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही लाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कुछ न कुछ इसमें भी असर काम करता होगा। IAS अधिकारी के नाते दर्ज हो गया मामला, इतना काफी है। लेकिन जो असली आपका जो मुख्य मुद्दा है कि ये जो लांछित करने का काम सोशल मीडिया पे हो रहा है और गंदा काम हो रहा है, तो एक तो जो उसके साथ जो भी गुनाह हुआ उसकी सजा अदालत देगी, नहीं देगी, कब देगी, लेकिन ये जो सजा उसको मिल रही है इसके लिए कानून बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब मानना चाहिए कि पुलिस उस ढंग से कर्मठ नहीं है जितना कि जाहिर हो रहा है। और जब इतने प्रभावशाली परिवार की लड़की के साथ ये हो रहा है, तो आम समाज की एक आम लड़की के साथ, आम चरित्र के साथ, आम व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि आप दोनों लोगों ने इन मुद्दों पर एक सार्थक संवाद की कोशिश की है, और हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों पर होता है कि कैसे हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ सार्थक आपको लगता है तो इसको कैसे समाज में ले जाएं, कैसे ये हमारी जो बहस है ये केवल एक बहस न रह जाए एक वेबसाइट पर, एक पोर्टल पर, एक चैनल पर, बल्कि आम समाज की बहस का हिस्सा बने। विमर्श को कैसे प्रभावित किया जाए, समाज को बेहतर सोच कैसे लोगों की विकसित हो, ये कोशिश होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मीडिया बोल के लिए आपकी कोई भी आलोचना, कोई भी सुझाव, उसका स्वागत होगा। आप हमारे पुराने और एपिसोड भी देख सकते हैं, 8 एपिसोड, ये 9वां एपिसोड था, दवायर-hindi.com पर। आप दवायर.in पर भी देख सकते हैं ये सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं, और आपका सुझाव हमेशा स्वागत उसका होगा। नमस्कार।